पहला पॉइंट लिखें, द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया the effect of a force depends on the effect of a force depends on the area of the object on which it acts. On which it acts depends on the area on which it acts. फोर्स का जो इफेक्ट है वो उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, कितने एरिया पर एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है कोई, और बहुत हैवी ऑब्जेक्ट एक छोटी सी किसी नेल पर, छोटी सी किसी कील पर एक्ट कर रहा है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा, अगर उसको छोटी कील के ऊपर रख दिया जाए तो वो जो कील है, वो कील अगर किसी ज़मीन पर रखी हो तो ज़मीन के अंदर घुस जाएगी, या लकड़ी के अंदर रखी हो तो लकड़ी के अंदर घुस जाएगी। मतलब वो जो कील है फिर वो इफेक्ट डाल सकती है जिस भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में वो है, ठीक है। तो और अगर उसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हम सीधा ग्राउंड पर रख दें, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है उसका वो थोड़ा बढ़ गया। अभी क्या था कि पूरा का पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट वो जरा सी एक कील पर टिका हुआ था, ठीक है, तो कील उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, कील सीधा अंदर घुस जाएगी या मुड़ जाएगी या टूट जाएगी, ऐसा होगा। और अगर उसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को अगर हम सीधा सीधा फ्लोर पर रख दें तो फ्लोर का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उस बॉक्स के सामने बहुत ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर उतना असर नहीं आएगा। वो जो असर होता है, वो जो असर होता है उस असर को ही हम प्रेशर बोलते हैं। असर मतलब वो जो इफेक्ट है उस बेटा एक बार उसको दबा दो, आवाज़ आएगी तक से, अब बंद हो जाएगी, बस बस अब हो गया। प्रबल आया हुआ है क्या? आज ही आया। बस तो आज मिलते हैं उससे। अच्छा, अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ अ फोर्स आगे लिखेंगे, दिस इफेक्ट this effect determines the pressure on the object। इस इफेक्ट से ही ये पता चलता है कि प्रेशर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अचानक से ये बोल दिया जाए कि भाई करना ना चार चैप्टर्स का टेस्ट लेने वाला, ठीक है, 4 चैप्टर, इतना सा टाइम, ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर एकदम से दिमाग पर आ जाएगा प्रेशर, ठीक। और अगर मैंने बोला कि नहीं 4 चैप्टर का टेस्ट लूँगा 1 महीने बाद, अरे अभी तो 1 महीना पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन, तो वहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि आपको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा मिल गया। तो वही चीज़ प्रेशर के साथ में है कि इसीलिए उसको प्रेशर बोला जाता है कि अगर कम टाइम में आपको ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए बोल दिया जाए तो आप एकदम से प्रेशर में आ जाते हैं, आप एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वही चीज़ जो है वो प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर को स्ट्रेस में बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं होता स्ट्रेस। अभी आप 9th क्लास में है ना, तो 9th क्लास में जो चैप्टर आप कर रहे हैं, जैसे मोशन है, तो मोशन चैप्टर एग्जैक्टली सेम 11th क्लास में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा सिलेबस बढ़ जाएगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 11th में भी है, ग्रेविटेशन 11th में भी है, साउंड 11th में भी है। तो ये जितने भी आप चैप्टर्स कर रहे हैं, 9th का जो सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, वो एक्सटेंड होता है 11th में, और 10th वाला जो है वो 12th में रिपीट होता है, ठीक है। तो हाँ, इतना जरूर है कि टॉपिक्स और जुड़ते चले जाते हैं, सिलेबस थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है। तो जब आप 11th क्लास में पहुँचेंगे तो प्रेशर के साथ साथ एक दूसरी टर्म भी आपको पढ़ाई जाएगी, उसको कहते हैं स्ट्रेस। एक तीसरी टर्म में पढ़ाई जाएगी, उसको कहेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन अलग चीज़ होती है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद आप ये कहेंगे कि प्रेशर इज
defined as pressure is defined as the force acting perpendicularly is defined as the force acting perpendicularly on a unit area of the object. On a unit area of the object. On a unit area of the object. तो इसका फॉर्मूला होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये जो फोर्स है इसकी ऐसा यूनिट क्या रखते हैं न्यूटन, और जो एरिया है एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो हम ये कहेंगे द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज न्यूटन और मीटर स्क्वायर और पास्कल. पास्कल को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं पी ए. ठीक है, तो इसको जो है या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं या पी ए बोल देते हैं. पी ए इसको पास्कल. फिर एक क्वेश्चन देखिएगा. अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड force of 100 Newton is applied to an object of area is applied to an object. A force of 100 Newton is applied to an object of area 2 meter square of area 2 meter square. Full stop. Calculate the pressure. Calculate the pressure. कैलकुलेट द प्रेशर. प्रेशर कैलकुलेट करना है. अब बेहद आसान, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, तो क्या निकालेंगे, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, बस इतना करना है. और फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपको ऐसा यूनिट में मैंने नहीं रखी है. तो फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू 100 न्यूटन और जो एरिया है एरिया कितना होता है 2 मीटर स्क्वायर. 2 मीटर स्क्वायर देयर फोर प्रेशर P is equal to F upon A. तो F कितना है 100 upon 2. तो 250 is result is 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या 50 पास्कल बोल दीजिए. P A पास्कल. तो आंसर इसका 50 पास्कल है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है. A woman is wearing sharp-heeled shoes. A woman is wearing sharp-heeled shoes called stilettos. Full stop. If the mass of this woman is 50 kilogram,
the mass of this woman is 50 kilogram and the area of one heel is 1 centimeter square. And the area of one heel is 1 centimeter square. Now calculate the pressure exerted on the ground. Calculate the pressure exerted on the ground. Pressure exerted on the ground. When the woman stands on just one heel, stands on just one heel, ब्रैकेट में हमने दे रखा है कि G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इन्होंने दे रखा है. ठीक है. अब वुमन इज वियरिंग शार्प हील शूज कॉल्ड स्टिलेटोस. और एक वुमन ने शार्प हील, जो पतली हील होती है, पतली हील वाले शूज उसने पहन रखे हैं. इफ द मास ऑफ दिस वुमन इज 50 किलोग्राम, तो उस वुमन का मास कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम. तो m 50 किलोग्राम हो गया. हमको क्या निकालना है? हमको जब भी ये प्रेशर निकालना होता है हमको जब भी प्रेशर निकालना होता है तो प्रेशर निकालने के लिए हमको ज़रूरत होती है इसकी फोर्स की और एरिया की. फोर्स अपॉन एरिया. तो जो फोर्स है ना, फोर्स हमको सबसे पहले निकालना है. अब वो लेडी कहीं फोर्स नहीं लगा रही है, वो लेडी खड़ी हुई है बस, और एक हील पर खड़ी हुई है. ठीक है. तो जो वो फोर्स लगा रही है, वो फोर्स क्या होगा? वो उसके खुद के वेट के बराबर होगा. मास नहीं, वेट. क्योंकि वेट क्या होता है? फोर्स ही तो होता है. तो वेट कैसे निकाला जाता है? m इंटू जी करके वेट निकालते हैं. m इंटू जी करके. तो आप क्या करेंगे? वेट W इज इक्वल टू m इंटू जी. ठीक है. और मास कितना दे रखा है तुमने? का 50 किलोग्राम. याद रखिए कि कई बार ना ये गलती हो जाती है स्टूडेंट्स से कि जैसे मान लीजिए लेंथ है या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. ठीक है. और किलोमीटर तो नहीं होती. ठीक. तो जैसे मास है, मास की ऐसा यूनिट याद रहे किलोग्राम होती है. ठीक है. तो बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अरे डिस्टेंस की जब मैंने मीटर ली थी तो मैं मास की जो है, मास की मैं ग्राम लूँगा. तो ग्राम नहीं होगी, किलोग्राम होगी. ये याद रहे. मास में ही बस ये होता है, बाकी नहीं होता. ठीक है. बाकी लेंथ की जो है वो मीटर ही होती है, वो किलोमीटर नहीं होती. अच्छा. तो मास को 50 किलोग्राम दे रखा है, दैट इज 50. और जो जी है, जी इज 10. 50 इंटू 10 इज 500 मीटर. तो ये वेट हो गया. और वेट क्या है? वेट एक्चुअली फोर्स ही है. ठीक है. अब क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो क्योंकि वो एक ही हील पर खड़ी हुई है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड. ठीक है. तो जो उसकी हील है ना, वो हील का जो छोटा सा एरिया है, बस वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. वो पता नहीं कैसे बैलेंस बनाकर वो एक पतली सी हील पर खड़ी हुई है. ठीक है. 2 पैरों पर भी नहीं, एक पैर, वो भी उस पर भी एक हील पर ही है. तो वो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है विद ग्राउंड, दैट ए इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सुनिए भाई, एरिया की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं होती, मीटर स्क्वायर होती है. अगर सेंटीमीटर होता तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके. ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे. समझ गए? सेंटीमीटर स्क्वायर है ना. अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो आप जानते हैं 100 से डिवाइड करेंगे मीटर हो जाएगा. क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार डिवाइड करना है. मतलब कैसे? 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. मेरी बात सभी को क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए, मान लो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ये तो एरिया है ना, तो एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होती है. मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब. तो अगर वॉल्यूम हमको सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होता तो 100 से
1, 2, 3 सेंटीमीटर क्यूब है, पावर 3 है, तो 3 बार डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि प्रेशर P इज इक्वल टू F/A, तो P इज इक्वल टू F यानी कि फोर्स में कितना है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ये हो गया 500 अपॉन एरिया कितना 1/10,000, तो P इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1/10,000। एक तरीका तो ये है, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका याद रखिए, दूसरा तरीका क्या होता है वो देखिएगा जरा। क्योंकि बार बार ये बचपन वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते आप। ये देखेंगे नीचे क्या है 1/10,000 यानी कि रैशनल नंबर है, ऊपर रैशनल नंबर नहीं है, उसको रैशनल बनाओ। किसी भी नॉन रैशनल नंबर को रैशनल कैसे बनाते हैं, अपॉन में 1 लिख दो, तो ऊपर 500 है उसको क्या लिखोगे 500/1 लिख दिया। ऐसे नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/10,000। अब क्या होगा, ऊपर भी रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर, इसका क्या तरीका होता है, सबसे ऊपर वाले टर्म को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रख देते हैं, मतलब 500 इंटू 10,000, और जो बीच वाले दोनों नंबर हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, मतलब 1/1, ठीक। नीचे 1/1 यानी कि 1, तो नीचे 1 लिखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब हमारे पास क्या आ गया, ये P इज इक्वल टू 500 के आगे 4 0 आ रहा है, 1 2 3 4, इतना पास्कल। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। जैसे कि भाई जरा सी हील है, उस जगह से हील पर पूरा बॉडी वेट उसने डाल रखा है, तो पूरा बॉडी वेट डाल रखा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। अब उसको प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ही क्या कहा जाता है कि भाई आप एक पैर पर मत खड़े होइए, 2 पैर पर खड़े हो, 2 पैर पर खड़े होंगे तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इसको या तो इस तरह से लिखिए, ठीक है, और या फिर क्या करें, यह 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁶ पास्कल, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दीजिए 5 × 10⁶ पास्कल। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अच्छा जी, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, और रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज़ मास ऑफ 4 किलोग्राम। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई, रुद्रांश हर्ष क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, a rectangular wooden block has mass of 4 किलोग्राम। A rectangular wooden block has mass of 4 kilogram. Has mass of 4 kilogram. Full stop. The length, breadth and height of this wooden block
The length, breadth and height of this wooden block are 50 centimeter, 50 centimeter, 25 centimeter and 10 centimeter respectively. And 10 centimeter respectively. Full stop. Find the pressure on the tabletop. Find the pressure on the tabletop. A part है when the wooden block is kept with its surface. A part है when the wooden block is kept with its surface measuring is kept with its the wooden block is kept with its surface measuring 50 centimeter into 25 centimeter on the table. To 25 centimeter on the table. और बी पार्ट है when the wooden block is kept with its surface the wooden block is kept with its surface measuring 25 centimeter into 10 centimeter on the table. और क्वेश्चन में दे रखा है टेक G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पर सेकंड स्क्वायर ये क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहे हैं. ये रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 किलो. रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक का मास दे रखा है 4 किलो है ना. उसके बाद बोल रहे हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस वुडन ब्लॉक आर 50 25 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो लेंथ दे रखी है 50, ब्रेथ दे रखी है 25 और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, व्हेन द वुडन ब्लॉक, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रेशर ऑफ द टेबल टॉप when the wooden block is kept with its surface measuring 50 centimeter into 25 centimeter on the table. मतलब आप ये समझिए कि अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ए पार्ट है इसका, तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये तो हमारे पास टेबल है. और जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक कैसे रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक बनाते हैं विद इट्स सरफेस मेजरिंग 50 सेंटीमीटर into 25 सेंटीमीटर.
अब ये देखिएगा कि ये तो लेंथ हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। उसके बाद ब्रेथ जो है ये है 25 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ना, हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो आप ये समझिए कि जो वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक टेबल टॉप पर रखा हुआ है। तो अब टेबल टॉप पर जब वो रखा हुआ है तो हम ये कहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ये बुक रखी हुई है, तो आप ये देखिए कि इस बुक की मान लीजिए ये तो ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है। अब इस बुक को अगर ऐसे रखेंगे, अगर इसको ऐसे रखेंगे, हाथ पर ऐसे रखेंगे, तो इसका मतलब इसकी ये वाली सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट में है। तो ये वाली सरफेस कॉन्टैक्ट में है, तो एरिया इसी सरफेस का लिया जाएगा जो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा भी था एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, ठीक है। अब दूसरा सोचिए कि अगर मान लीजिए इसी को ऐसे ना रखकर ऐसे रखें, तो फिर इसका जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा। तो जो भी एरिया टच करता है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आप समझ रहे होंगे। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी टेबल को टच कर रहा था, कौन सा टच कर रहा है 50 इंटू 25, 50 इंटू 25, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा 50 इंटू 25, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ए इज इक्वल टू 50 इंटू 25, ठीक है। और अभी इतना ही रहने दीजिए, 50 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मुझे अभी एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं, अभी मैंने कह दिया 50 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, यही एरिया है। अच्छा, आपको पूछ रहे हैं कि आपको इसका प्रेशर बताना है, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना। अब फोर्स कितना है? रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक जिसका मास 4 किलोग्राम है, मास 4 किलोग्राम है, तो उस पर बैठकर कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका जो वज़न है वही फोर्स है, और वज़न क्या हो जाएगा m इंटू जी। तो m इंटू जी यानी कि उसका वेट m इंटू जी अपॉन एरिया कितना है 50 इंटू 25। हाँ जी, मास कितना है इसका 4 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना है 10, तो 4 इंटू 10 अपॉन 50 इंटू 25। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा 4 अपॉन 25, 5 सा 125, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिखो जरा 4 अपॉन 5 इंटू 25, अभी इतना ही लिखते हैं। और इसमें क्या करिए 2 0 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, नहीं मैंने एक गड़बड़ करी, सेंटीमीटर, यस ठीक करिए जरा। 50 इंटू 25 मीटर स्क्वायर नहीं है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जरा इसको ठीक करते हैं पहले। 50 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 50 अपॉन 100 मीटर, 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 मीटर। अब ये मीटर स्क्वायर में हो गया। तो एक काम करिए, एक 0 से तो एक 0 काट दो, और 25 5 सा चलो लिख दो जी 125 अपॉन 1000, और सिंप्लीफाई करो 25 पंजा 25 4 सा, 5 पंजा 5 2 सा 1/8 मीटर स्क्वायर, 1/8 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। अब देखेंगे भाई प्रेशर कैसे निकलेगा। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ इज mg अपॉन ए कितना है 1/8, हाँ जी mg कितना है 4 किलोग्राम, g कितना है 10 अपॉन 1/8। तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, तो नीचे वाला अपॉन 8 है। इसको ज़रा ऊपर वाले को रैशनल नंबर बनाएंगे, कैसे करेंगे 40 अपॉन 1, और नीचे वाला 1/8। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है 40 इंटू 8, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 1 इंटू 1,
तो 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा बोलिए 320 पास्कल हो गया। सही है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बताएं भाई। हर्ष और रुद्रांश क्लियर है? ठीक है चलिए जी अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि when the wooden block is kept with its surface measuring 25 सेंटीमीटर। हाँ जी सर ये जो 40 वाला स्टेप है एक बार बता दें। हाँ दोबारा बताते हैं। जैसे 4 इंटू 10 है 40, तो ये क्या हो गया ये फोर्स हो गया। फोर्स ही क्या होता है वेट होता है और वेट को का फॉर्मूला क्या है एम इंटू जी। तो मास दे रखा है 4 और जी की वैल्यू बोला है इन्होंने 10 लेनी। तो अब आप ये देखिए कि ऊपर तो आ गया 40 और नीचे आ गया 1/8 यानी कि ऊपर तो नॉर्मल नंबर है और नीचे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी कि 1/8 तो ऊपर वाले को भी रैशनल बनाएंगे यानी कि 40 को क्या लिखेंगे 40/1 और नीचे 1/8 है। उसमें होता क्या है ऊपर भी रैशनल नंबर और नीचे भी रैशनल नंबर जब आता है तो सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 40 इंटू 8 ये न्यूमरेटर में आ गया और बीच वाले दोनों टर्म्स यानी कि 1 और 1 ये मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया 40 इंटू 8 इज 320 अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं। बताइए समझ गए? ठीक है चलिए जी अगला देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है मतलब वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ऑन द टेबल। आज बी पार्ट तो इस बार क्या है ये 25 सेंटीमीटर है और ये वाली जो इसकी हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है। इस बार इसको ऐसे खड़ा कर रखा है मतलब आप ये देखिएगा ये 25 सेंटीमीटर वाला ऐसे है और 10 सेंटीमीटर वाला ऐसे है। तो अगर देखा जाए तो अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और ये जो है ये कितना हो गया फिर 50 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है ये है जो ग्राउंड को टच कर रहा है यानी कि टेबल को जो टच कर रहा है ये वाला एरिया है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस बार क्या है 25 इंटू 10। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उन्होंने दे ही रखा है तो बस आप एरिया निकालेंगे ऐसे 25 इंटू 10 करके आप सिर्फ एरिया निकालेंगे। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है तो समझा रहा हूँ कि वो कैसे रखा जाएगा। ठीक है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दिस टाइम इज 25 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 25/100 इंटू 10/100 मीटर स्क्वायर। 25 बन जा 25 हो गया 0 0 1/40 मीटर स्क्वायर 1/40 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक तो अब कैसे निकलेगा प्रेशर इस केस में? अच्छा एक बात बताएं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस केस में ज़्यादा था या इस केस में ज़्यादा है? सेकंड वाले केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है या फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले। ठीक है यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 8 है। वहाँ न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 40 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है एक्चुअल में वो टर्म छोटी होती है। समझ गए भाई न्यूमरेटर तो सेम है ना न्यूमरेटर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू एक्चुअल में छोटी होती है मतलब पूरा जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो वैल्यू छोटी होती है। सेंटीमीटर स्क्वायर से कंपेयर करके देख सकते हैं 50 इंटू 25 25 5 125 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर और उधर क्या आएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो एरिया बहुत छोटा है। तो जहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों?
क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शन जानते हैं ना कि एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घटाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा, एफ अपॉन ए एन जी। एफ कितना है, एन जी अपॉन ए कितना है, 1/40। और एम जी हम कर चुके हैं 4 × 10, ठीक है। तो वजन तो उसका उतना ही रहना है, वेट तो उतना ही रहना है। तो 40/1/40। अब नीचे तो रैशनल नंबर, ऊपर रैशनल नंबर बनाए, कैसे बनाए, 40/1 लिखो और नीचे है 1/40। तो वही चीज़ सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है 40 × 40। और जो बीच वाले टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 1 × 4 4 × 16 प्लस। आप देख रहे हैं इस केस में प्रेशर बढ़ गया, इस केस में प्रेशर बढ़ गया। जैसे अभी वो एक हील वाला एग्जांपल लिया, तो आप क्या करें, आप वज़न तो आपका सेम है, ठीक है। वज़न ऐसा थोड़ी है कि सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, रात को बिल्कुल ही कुछ और, है ना। वज़न तो सेम रहता है। एक पैर पर खड़ा होने की कोशिश करिए, कितनी देर खड़े हो सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट। उसके बाद तो थक जाएंगे। थकेंगे क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो बॉडी का वेट है वो एक ही पैर पर आ रहा है। तो एक पैर जो है वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि सारा प्रेशर उसी पर आ रहा है, इस वजह से। और इसी तरीके से अगर हम 2 पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो हम कहेंगे अरे भाई अब बहुत बढ़िया। अगर हम बैठ जाएंगे तो हम कहेंगे हाँ और बहुत बढ़िया। अगर हम लेट जाएंगे तो कहेंगे अरे बाप रे बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि अब हम लेट गए तो हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो जहाँ पर भी, हम ज़मीन पर लेटे हैं, फर्श पर लेटे हैं, बेड पर लेटे हैं, जहाँ भी लेटे हैं, हमारी पूरी बॉडी वो सरफेस के कांटेक्ट में है। यानी कि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया। समझ गए, बढ़ गया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना रिड्यूस होगा। समझ गए, ठीक है। तो ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो वहाँ पर आप ये देखिएगा कि वहाँ पर जो होटल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो बड़े चौड़े सोल के जूते पहनते हैं। पतले पतले जूते जो वो फैंसी चल रहे हैं, जिनमें आगे से ऐसे नोक निकली रहती है, वो सपेरो जैसे जो जूते होते हैं, आगे से चमक होती है उसकी, देखे होंगे जूते वो पहने रहते हैं, बड़े चमकदार से होते हैं, किसी किसी पर कुछ डिज़ाइन भी बना रहता है, नहीं देखेंगे। मतलब इंसान तो छोटा सा है, हाइट नहीं है उसकी ज़्यादा, तो पैर तो कहाँ से ज़्यादा होगा, जब हाइट तो छोटी सी है तो पैर भी छोटा सा ही होगा। लेकिन जूते इतने लंबे होंगे कि हर कोई देखेगा ये क्या है ना। तो वो जो ऐसे अजीबोगरीब जो जूते होते हैं वो होटल वाले नहीं पहनते, वो बेचारे पैर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जाए। होटल वाले जो होते हैं वो खड़े नहीं हो पाते ज़्यादा देर, क्योंकि प्रॉब्लम है। तो उनको खड़े होने के लिए क्या चौड़े सोल के जूते पहनते हैं। मिलिट्री वाले जो खड़े रहते हैं उनके जूते देखिए चौड़े जूते होते हैं, सोल चौड़े होते हैं उनके। क्यों होते हैं, ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़े। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो आराम से खड़े हो सकते हैं। देखा है ना पुलिस वालों को, बेचारे खड़े रहते हैं सड़क पर, कितनी टफ ड्यूटी होगी। तो हंसी खेल नहीं है, तो कभी भी कुछ भी बोल कर चले जाते हैं यार पुलिस वाले आगे परेशान करते हैं। अरे भाई खुद भी परेशान है वो, तो धूप में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए कि उनके जो जूते होते हैं वो जूतों का जो सोल है वो बड़े चौड़े होते हैं ताकि वो आराम से खड़े हो सकें। वो फैंसी जूते नहीं पहनेंगे, वो अगर फैंसी जूते पहनने लगे तो बेचारे खड़े नहीं हो सकते, वो पैर पकड़ कर बैठ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ना डेली ऑब्जर्वेशंस पर क्वेश्चंस देखते हैं, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो हेडिंग डालेंगे आप नेक्स्ट। Some everyday observations on the basis of pressure, हेडिंग डालिए।
प्रेशर। पहला लिखिए स्क्रू बैग्स और वाइड स्ट्रैप्स। बैग्स हैं वाइड स्ट्रैप्स। तो जो स्कूल बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप होते हैं वो जितने ज़्यादा चौड़े होंगे, जितना ज़्यादा वाइड होगा, उतना ही कंफर्टेबली आप उसको कैरी कर पाएंगे। ठीक है, अगर स्कूल बैग को भी आपने ना एक स्ट्रैप डालकर और एक ही स्ट्रैप आपने कैरी कर रखा है उसको, तो आपको बड़ा जोर पड़ेगा, बार बार कंधा ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कभी हाथ से पकड़ेंगे, कभी कुछ। वहीं अगर आपने दोनों कंधों पर डाल लिया तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि पूरा जो स्कूल बैग का वज़न है वो पूरा का पूरा वज़न जो है वो स्ट्रैप पर आता है, और स्ट्रैप से ऐसे करके ऐसे टच होता हुआ जाता है। ठीक है, फिर जो इधर वाला भी ऐसे टच होता हुआ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो स्ट्रैप का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है आपकी बॉडी के साथ में, वो जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, तो आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर आप सोचो कि स्ट्रैप इतना चौड़ा है तो स्ट्रैप को छोटा छोटा पतला पतला कर दो, इतना पतला कर दो जितना में लेडीज़ पर्स आती है उसको पतला सा जो स्ट्रैप होता है वो कर दो। तो एक पतला सा स्ट्रैप इधर, एक पतला सा स्ट्रैप इधर, फिर देखो आप यूँ करते हुए जाओगे स्कूल में, परेशान हो जाओगे। क्यों? वो गड़ने लगेगा, यहाँ पर। रीज़न क्या है, आपने एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस कर दिया। तो भाई एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस करा तो प्रेशर तो बढ़ गया। नोट करें if the school bag has a strap made of thin string, if the school bag has a strap made of thin string, string समझते हैं, धागा, मतलब थोड़ा मजबूत धागा, thin string, then weight of the school bag will fall over a small area of the shoulder. Then weight of the school bag will fall over a small area of the shoulder. Fall over a small area of the shoulder. This will produce a large pressure. This will produce a large pressure on the shoulder. And it will become painful to carry the heavy bag. It will become painful carry the heavy bag. Carry the heavy bag. Next लिखें, सभी को समझ में आ गया ना ये वाला? बस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। सेकंड देखिए, why a sharp knife cuts better than a blunt knife?
दैट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ का मतलब क्या है कि भाई वो जो नाइफ है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। अच्छा, अगर शार्प है तो कोई भी नाइफ होती है तो नाइफ के दो हिस्से होते हैं, दो एजेस होती हैं। एक एज ऐसी है कि आप देखेंगे तो मतलब थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी सी चौड़ी है, और जो दूसरी एज है उसको आप देखेंगे बहुत बारीक है, बहुत पतली है। जहाँ से शार्प होती है नाइफ, वो जो उस एरिया को जहाँ से नाइफ शार्प होती है उसको हाथ पर रख कर देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि पतली सी एक लकीर है बस, ठीक है, वो पतली सी लकीर है। इसका मतलब उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जिस चीज़ पर भी डालेंगे उसको, सेब पर, गाजर, मूली, किसी भी चीज़ पर उसको रखेंगे तो उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम होगा। और जो ब्लंट वाली है, ब्लंट वाली साइड से अगर उसको रखेंगे तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है उसका प्रेशर कम, तो भाई प्रेशर कम हो जाएगा उस पर। जब प्रेशर ही नहीं पड़ेगा तो वो कटेगा कहाँ से, ठीक है। और जब हमने करा एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर दिया, यानी कि शार्प वाली साइड से हम उसको टच करेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम तो प्रेशर ज़्यादा, हल्का सा दबाते हुए कट जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे its thinner edge, due to its thinner edge, the area of contact of a sharp knife is lesser. So pressure is more. अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर इज मोर, सो इट कट्स बेटर। तो देखिए और दो चार एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। आज इतने के लिए बस, ठीक है। ओके, नमस्ते।